हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में बिजनेस फाइनेंस के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। ये हम लोगों के पास में दिसंबर 2013 के आप लोगों के पास में पीवाईक्यूज हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इनएबिलिटी ऑफ द फर्म की इनएबिलिटी है टू मीट इट ऑब्लिगेशन, कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही है। रिजल्ट्स इन ए फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है। जिससे क्या होता है, विच में लीड टू द बैंकरप्टी, जिससे क्या होता है, बैंकरप्टी होता है। तो उससे क्या होगा? जब एक फर्म की इनएबिलिटी हो जाती है कि वो इनकेपेबल हो जाती है, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाती है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते, जिससे उसके ऊपर बैंकरप्टी हो जाती है। तो इससे क्या होगा? आप लोगों के पास में ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो बैंकरप्टी होगी तो फर्म अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एसेट्स को लोअर प्राइस के ऊपर भी बेचना पड़ेगा ताकि पैसा है और वो अपने जो ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा कर सके। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी बैंकरप्सी की। डाइल्यूशन ऑफ द स्टेक होल्डर कमिटमेंट, ऐसा नहीं होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ पेमेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो रहेगी वो उस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की, वो क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? देखो, स्टेक होल्डर का कमिटमेंट कहीं ना कहीं टूटेगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट आप लोगों के पास में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट हम लोगों के पास में आ जाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि सेल को क्या किया कर दिया जाएगा, कम, जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी बैंकरप्टी की। तो ये आप लोगों के पास में आ जाता है, ठीक है जी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या रहता है, ये क्या होता है, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो दूसरा जो होता है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। जहाँ पे एक को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा जो होगा वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जो रहता है ये हम लोगों के पास में क्या कहलाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं उसको रैंक किया जाता है एज पर, तो किसके अकॉर्डिंग उनको रैंक किया जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग उनको एक्यूरेटली ज़्यादा अच्छे से क्या किया जा सकता है, रैंक किया जा सकता है। कैपिटल बजटिंग होती है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, जो फिक्स एसेट से जुड़े हुए डिसीजन होते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग होते हैं। सो कैपिटल बजटिंग के ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, मॉडर्न मेथड होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं, उसमें पे बैक पीरियड मेथड आता है और क्या आता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है। एक मॉडर्न मेथड होते हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, उसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड आता है। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है उसको क्या किया जा सकता है, सही से क्या किया जा सकता है, रैंक किया जा सकता है। और ये आप लोगों के पास में किस तरीके से किया जा सकता है, एनपीवी से किया जा सकता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। और अगर एनपीवी जो रहती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अगर जो एनपीवी रहती है अगर वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। Move to the next question. Which one of the following does not constitute a stand-alone risk analysis? So अलग अलग टाइप के रिस्क एनालिसिस होते हैं, स्टैंड अलोन रिस्क और कंटेक्चुअल रिस्क। तो जो स्टैंड अलोन रिस्क होगा इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस आता है, सिनेरियो एनालिसिस आता है, ब्रेक इवन एनालिसिस आता है, हिलर मॉडल, सिमुलेशन एनालिसिस और डिसीजन ट्री आता है। जो कंटेक्चुअल रिस्क होता है उसमें कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस आता है और मार्केट रिस्क आता है। कंटेक्चुअल में क्या आता है, कॉर्पोरेट रिस्क और मार्केट रिस्क एनालिसिस यहाँ पर आता है। सो कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस और मार्केट रिस्क एनालिसिस ये स्टैंड अलोन रिस्क के अंदर आते हैं। नोट पूछ रहा है तो ये वाली जो बात हो जाएगी, ये कंटेक्चुअल रिस्क का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट और मार्केट। तो ये किसका पार्ट होता है, कंटेक्चुअल रिस्क का पार्ट होता है, तो ये इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल लीवरेज, तो जब फर्म के अंदर क्या होती है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, जैसे कि डिबेंचर को पे करना, तो ये क्या होती है, फिक्स डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना। तो जब डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, जब डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है
तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, दैट इज द फाइनेंशियल लीवरेज होता है। तो जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है उसकी जो डिग्री होती है फाइनेंशियल लीवरेज की, वो आप लोगों के पास में क्या होती है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या कहता है कि ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से सेल में क्या चेंजेस, ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से अर्निंग पर शेयर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ईबीआईटी में चेंज होने से अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये कौन बताता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बताता है, सेल में चेंज होने की वजह से ईबीआईटी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताता है। लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है, ईबीआईटी में चेंज होने से ईपीएस में क्या चेंजेस होते हैं। तो डिग्री होती है और फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, ईबीआईटी बाय में ईबीटी रहता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स होता है। तो जो फाइनेंशियल लीवरेज होगा वो पॉजिटिवली अफेक्टेड होगा किससे, ऑपरेटिंग लीवरेज से। अगर ऑपरेटिंग लीवरेज पॉजिटिव होगा तो फाइनेंशियल लीवरेज भी क्या रहेगा, पॉजिटिवली आ जाएगा। तो ये आप लोगों के पास में इससे पॉजिटिवली अफेक्टेड होते हैं किससे, फाइनेंशियल लीवरेज से। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो असर्शन एंड ए रीजन, द आईआरआर, आईआरआर क्या होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है, ये एक मॉडर्न मेथड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो रहती है अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होती है तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर कॉस्ट जो होती है अगर वो रिटर्न से ज्यादा होती है तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट होती है जिसके ऊपर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ए प्रोजेक्ट वर्थ एक्सेप्टिंग होगा अगर रेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगी, तो ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड ए रीजन। एक कंपनी शुड पे मिनिमम डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जो पे किया जाता है वो क्या होता है, जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो बांट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। जो बचा के रख लिया जाता है वो क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग। तो कंपनी मिनिमम डिविडेंड बांटती है शेयर होल्डर को, उसको मिनिमम डिविडेंड बांटना चाहिए क्योंकि जो डिविडेंड होते हैं वो हैविली टैक्स्ड होते हैं देन द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, एसेट के प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जिसके ऊपर खरीदा गया था और जिसके ऊपर बेचा जाता है तो वो उससे कैपिटल गेन आता है। तो कंपनी को डिविडेंड कम बांटना चाहिए, तो ये आप लोगों के पास में दोनों ही बातें जो है वो करेक्ट है। कंपनी को जो डिविडेंड होता है वो कम बांटना चाहिए क्योंकि डिविडेंड के ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है, कैपिटल गेन के ऊपर कम लगेगा। डिविडेंड के ऊपर 30% होता है और कैपिटल गेन पे उसके मुकाबले कम रहता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कम होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड इररेलेवेंसी। तो डिविडेंड के आप लोगों के पास में दो मॉडल रहते हैं, एक होता है रेलिवेंट मॉडल। रेलिवेंट मॉडल क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटते हैं तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और एक क्या होते हैं इररेलेवेंट मॉडल, जो क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटो या ना बांटो फर्म की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रेलिवेंट मॉडल में आप लोगों के पास में वॉल्टर मॉडल आता है और कौन सा वाला मॉडल आता है, गॉर्डन मॉडल आता है। इररेलेवेंट मॉडल के अंदर कौन सा वाला आता है, मोदी गिलानी मिलर मॉडल आता है। जो डिविडेंड की इररेलेवेंसी होती है वो कहाँ पे आती है, मोदी गिलानी मिलर मॉडल के अंदर आती है। और इसका रीजन भी उन्होंने बताया है, दैट इज द क्या रीजन होता है, आर्बिट्रेज जो रहता है वो क्या रहता है, डिविडेंड इररेलेवेंसी का रीजन होता है मोदी गिलानी मिलर मॉडल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द अजम्पशन ऑफ मोदी गिलानी मिलर मॉडल। मोदी गिलानी मिलर मॉडल ये क्या होता है, एक इररेलेवेंट मॉडल होता है। ये क्या कहते हैं कि डिविडेंड बांटो या ना बांटो फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी कुछ अजम्पशंस होती है, तो क्या अजम्पशन नहीं है, तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इसके अजम्पशन है। इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस है, ये है। यूनिटी फॉर डिविडेंड पे आउट रेशो, तो ये जो है ये इसके अजम्पशन नहीं है। कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशो इसके अजम्पशन यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। टैक्सेस का एब्सेंस होता है, ये आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट का वो पार्ट जो बांटती है वो डिविडेंड, जो बचा के रख लिया वो क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग द डेट कैपेसिटी ऑफ ए फर्म। एक फर्म की कितनी डेट कैपेसिटी है, कितना वो डेट को पे कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो रहता है वो कौन से वाला होता है। जो मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैश फ्लो कवरेज, डेट सर्विस कवरेज रेशियो या फिर फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो। तो जो क्या शो करता है आप लोगों के पास में, डेट कैपेसिटी को शो करता है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट मेथड आप लोगों के पास में रहता है
वो क्या रहता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो फॉर्मूला, और डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है, क्या होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो रहता है। ओके, तो ये क्या बताता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो की जो भी नेट इनकम है उससे जितनी भी डेट के अंदर इंटरेस्ट पे करना है या प्रिंसिपल को पे करना है उसको ये कंसीडर कर कर चलता है। मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट और जो एज वेल एज प्रिंसिपल पे किया जाता है दोनों को ही यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the most popular method for estimating the cost of equity? तो cost of equity को निकालने का जो most popular method है वो कौन से वाला मेथड है, दैट इज CAPM मेथड, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्या फॉर्मूला रहता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस में बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के पास में इक्विटी को निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जो डिविडेंड यील्ड मेथड होता है इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, डिविडेंड पर शेयर क्या है उसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और जब ग्रोथ की बात आ जाती है तो डिविडेंड जो होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, शेयर के प्राइस से, और उसमें ग्रोथ को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not the internal factor of affecting the weighted average cost of capital of a firm? So जहाँ पर सभी सोर्सेज को कंसिडर कर कर, जो सभी सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं उसको कंसिडर कर कर जो निकाला जाता है वो क्या होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो उसका इंटरनल फैक्टर क्या नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है फर्म की, तो इंटरनल फैक्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक जो फर्म है उसका डेट और इक्विटी का क्या रेशो होता है, ये कौन बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। क्या डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो किया गया, ये भी इंटरनल फैक्टर है। लेकिन जो मार्केट रिस्क प्रीमियम रहता है ये कैसा फैक्टर होता है, ये एक्सटर्नल होता है, ये इंटरनल फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है, जो फर्म के अंदर अभी बताया कि डेट और इक्विटी का जो एक रिलेशन होता है, कितना डेट और इक्विटी यूज किया जा रहा है, वो क्या होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर होती है। तो इसके दो मॉडल आप लोगों के पास में होता है, रेलिवेंट मॉडल जो क्या कहते हैं कि डेट को बांटेंगे तो फर्म की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और एक इरेलीवेंट मॉडल होता है जो क्या कहते हैं कि डेट को यूज करो ना करो फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेलिवेंट मॉडल में नेट इनकम अप्रोच आती है, इरेलीवेंट मॉडल में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आती है। जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है ये इरेलीवेंट अप्रोच है, लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है ये रेलिवेंट अप्रोच होती है। ठीक है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए सबसे ज्यादा यूज कौन से होते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस होती है। रेशियो एनालिसिस में अलग अलग टाइप के रेशियो होते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, गेट टर्नओवर रेशियो, तो वो हो गया। कैश फ्लो एनालिसिस कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताता है, इसके ऊपर AS3 अप्लाई होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है वहां पे क्या किया जाता है, सेम फर्म को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो कंपैरेटिव एनालिसिस होता है यहाँ पे क्या किया जाता है, जो सेम फर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उसी के साथ में ही। सेम फर्म को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ओवर द पीरियड, मतलब कि उसको ही क्या करते हैं 2 और 3 पीरियड के अंदर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, 2 और मोर पीरियड के अंदर सेम फर्म का कंपैरिजन करें, लास्ट साल क्या हुआ था, इस ईयर क्या हुआ, अगले ईयर क्या हुआ। तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है, जहां पे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। सो यहाँ पे कंपेयर किया जाता है सेम फर्म को ही, इसको क्या कहा जाता है, इंटर फर्म कंपैरिजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटर फर्म, क्योंकि यहाँ पे सेम फर्म को ही क्या कर रहे हैं, कंपेयर, सॉरी ये आप लोगों के पास में क्या होता है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है।
इंटर फर्म कंपैरिजन होगा। इंट्रा के अंदर तो क्या होता है, सेम ही ईयर से कंपेयर करते हैं ना, तो वो इंट्रा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटर फर्म कंपैरिजन होता है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, तो सेम फर्म को जब कंपेयर करते हैं टू और दी मोर पीरियड को, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। ठीक है, सो ये था हमारा अभी का सेशन। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी। सो थैंक यू टू एवरीवन। ओके।